आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है, हम लोग ये टॉपिक समझने वाले हैं। और इन्होंने जो प्रकाश वैद्युत का समीकरण दिया था उस समीकरण को समझेंगे अच्छे से। और उसके अलावा जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि इनके समीकरण से जो प्रकाश वैद्युत समीकरण का प्रकाश वैद्युत का जो नियम है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो नियम है, मुख्यतः जो नियम दिए गए हैं 5 नियम, उन 5 नियमों की व्याख्या कैसे हो जाती है वो भी हम लोग इस मतलब लेक्चर में समझेंगे, ठीक है, आसानी से एकदम। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं बैकग्राउंड पे इसके, देखते हैं। तो आइंस्टीन जो कि बहुत सारे नियमों को फिजिक्स में दिए हैं, आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको नोबेल का प्राइज नहीं मिला था। उनको नोबेल का प्राइज इसके लिए मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो उन्होंने समीकरण दिया था, प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया था, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। 1905 में क्या हुआ कि इन्होंने जो है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, है ना, मैक्सवेल का जो क्वांटम सिद्धांत था उसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। और इसके अनुसार इन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है वो जैसे पहले ये माना जाता था कि वेव के रूप में चलता है, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि पार्टिकल के रूप में चलता है। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। मतलब कहने का ये हुआ कि वो तरंग के रूप में तो चलता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है, लेकिन छोटे छोटे कण के रूप में भी होते हुए, मतलब दोनों चीजें इन्होंने बोल दी, मतलब कि छोटे छोटे कण के रूप में, तरंग के रूप में चलेगा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। अब फोटान की जब बात आई तो फोटान को इन्होंने कहा कि फोटान की ऊर्जा जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। एच न्यू आपका क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है एच न्यू। यहाँ पे एच जो होता है ये प्लांक नियतांक होता है, और उसके बाद में प्लांक नियतांक है, और न्यू जो है आपतित प्रकाश की या प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो भी फोटान होगा, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, मतलब छोटे छोटे कण रहेंगे ऊर्जा के, उनको कहा जाएगा फोटान, और उनकी एनर्जी जो होगी वो एच न्यू के बराबर होगी, ठीक है। ये बातें उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जब उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि जब भी किसी धातु की सतह पर, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई धातु की सतह है, धातु सतह है, हम नियम को ध्यान से समझेंगे, सतह है, ठीक है। जब किसी धातु की सतह पर कोई फोटान आपतित होता है, अर्थात प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, तो क्या होता है कि जैसे ये मैंने कह दिया कि ये एक तरह से फोटान है, ये फोटान इस पर आपतित हो रहे हैं, और इन सभी फोटान की एनर्जी जो हो जाएगी वो एच न्यू होगी, ठीक है। जहां पर वही चीज एच आपका प्लांक कांस्टेंट है और न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। जब ये एच न्यू ऊर्जा जो है किसी भी धातु की सतह पर पड़ेगी तो क्या होगा कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब ये एच न्यू एनर्जी जो होगी वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही उसको एनर्जी बाहर से मिली वो इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह को छोड़ देगा और निकल करके बाहर निकल कर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसे अगर मैं ये कहूं कि एच न्यू ऊर्जा जो इसको मिली थी वो सारी की सारी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई और वो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल गया, तो इस तरह से देखा जाएगा कि जितने फोटान आपतित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोगों के पास जो भी ये व्यवस्था होती प्रकाश वैद्युत सोलर लाइट वाले सिस्टम में, वहां पे हम लोगों को जितना प्रकाश पड़ता, समझ लीजिए जितने फोटान आपतित होते उतनी ज्यादा करंट हमको रिलीज होती, बहुत ज्यादा करंट हमको मिलती। लेकिन ऐसा प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं होता है, क्योंकि जो फोटान यहाँ पर आपतित होते हैं वो ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होगा कि बहुत सारे प्रक्रमों में, बहुत सारी अभिक्रियाओं में बहुत सारे फोटान नष्ट हो जाते हैं वैसे ही, बिना किसी इलेक्ट्रॉन को निकाले। इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि जितने फोटान आपतित होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं उत्सर्जित होते हैं, उससे बहुत कम होते हैं। लेकिन विशेष विधियों के द्वारा धातु में कुछ परिवर्तन करके जो है इसकी इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। चलिए हम फिर अपने उस पीछे आते हैं इस पे।
तो हमने आपसे कहा कि कोई भी फोटान जो होता है, फोटान सारी ऊर्जा जो है धातु की सतह पर दे देगा। मतलब जो भी फोटान रहेगा उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ जाएगी, अब चलो हम ये देखते हैं। तो अपने पास फोटान था, फोटान जो ऊर्जा देगा, फोटान की जो ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगी। पहला काम तो यहां पर हो जाएगा, निकालने में खर्च, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो शेष है ऊर्जा बचेगी, जैसे जो भी ऊर्जा है फोटान की, वो ऊर्जा पहले तो इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ रहेगा। आप जानते हो धातु में कुछ भी है, धातु में इलेक्ट्रॉन इधर उधर रिवॉल्व करते रहते हैं, वो बात सही है, लेकिन फिर भी उसको निकालने के लिए उस धातु की सतह से कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, भले ही वो क्या हो, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए आपको कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और वैसे इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, परमाणुओं से जो है आपका जो नाभिक होता है उसके साथ बंधे रहते हैं, जिससे उसके अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है, और इस कारण वहां से वो अट्रैक्शन फोर्स के विरुद्ध में उसको तोड़ करके निकाला जाता है। और निकालने के दौरान क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जो फोटान की ऊर्जा थी उसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगा, और जो शेष ऊर्जा बचेगी वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। और फिर जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निकलने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, सामने जाने के लिए। जैसे बंदूक से गोली हम निकालते हैं ना, गोली निकलती है तो गोली को क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है जब वो वहां से रिलीज होती है। उसी तरह से यहां से आप इसको भी समझ सकते हो कि ये जो धातु की सतह है, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको ऊर्जा चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो वो ऊर्जा इसको गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। कहने का मतलब जो फोटान की ऊर्जा थी वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुई, और उसके बाद में उसको जो शेष ऊर्जा बची उसकी वो गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये आपका रिलीज होगा। चलिए अब इसी चीज को हम देखते हैं। तो हमने कहा कि फोटान की ऊर्जा hν होती है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो जो ऊर्जा लगती है उसको हम कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन को हमने यहाँ पर W से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये W हो गया अपने पास, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, EK हो जाएगी। hν हमारा जो है दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, hν बराबर W इसका कार्यफलन है। हर एक धातु का अलग अलग कार्यफलन होता है, क्योंकि धातु जो जितनी भी धातुएं होती हैं, हर एक धातु में क्या होता है, उनको उसके इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए अपने पास ये जो कार्यफलन होता है हर एक धातु के लिए अलग अलग होता है। हाँ, अब अगली चीज हम देखते हैं, यहां से हम ये भी कर सकते हैं, EK बराबर अपने पास हो जाएगा hν माइनस W, ऐसे इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, इसको समीकरण 1 कह देते हैं। ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम में एक गतिज ऊर्जा और आवृत्ति में हमने एक ग्राफ खींचा था, हमने उस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो वहां पे हमने गतिज ऊर्जा और उसके लिए जो है समीकरण प्राप्त किया था, वो हमारा कुछ इस तरह से था, Aν माइनस B, ये समीकरण हम कह देते हैं 2, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2। अब अगर हम कहें कि समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो हम जब तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर जो है न्यू और ये न्यू दोनों क्या है, एक जैसा है। ठीक है, न्यू दोनों एक जैसा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस भी दोनों में क्या है, सेम है, यहाँ पे माइनस है। और इधर देखते हैं तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह से हम दोनों देखते हैं कि ये दोनों वास्तव में वास्तविकता देखी जाए तो दोनों समीकरण एक ही क्वांटिटी को या एक ही क्वांटिटियों के बीच संबंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से फाइनली हम बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू W, और वास्तव में देखा जाए तो यहां पर जो A आया है, ये A जो है और कुछ ना हो करके H है, और वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। तो भैया इस तरह से हमको ये पता चल गया कि ये जो समीकरण है और ये जो B हमने वहां पर कहा था, B के बारे में हमने क्या कहा था, B को कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। और क्योंकि हमने ये जब देखा था कि जो आवृत्ति वाला ग्राफ था उसको हम पीछे की तरफ जब बढ़ा रहे थे तो वो काइनेटिक ऊर्जा वाले मतलब ऊर्जा को व्यक्त कर रहा था, अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और वो न्यूनतम ऊर्जा ही आपका क्या था, B था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
कि B हमारा ही क्या है, कार्यफलन है, और हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि W बराबर हमको, और चूंकि W बराबर B हो जाएगा, और चूंकि हमने B का वहाँ पर मान निकाला था और वो हमारे पास कितना था, H और न्यू नॉट, ये चीज़ हमने वहाँ पर निकाली थी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि H न्यू नॉट हमको कार्यफलन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र हम ध्यान रखेंगे, ये धातु का कार्यफलन होगा W। ठीक, और अगर अब हम आगे दूसरी चीज देखें तो दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि अपने पास देखिए इस W की जो वैल्यू है उठा करके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से हमको मिल जाएगा E के बराबर एच न्यू, तो अपने पास पहले से था, ठीक है, एच न्यू, और माइनस W की जगह पे हम H न्यू नॉट रख देते हैं। यहाँ से हम H कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ भी मिलेगा न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये अपने पास हो जाएगा E के। ठीक है, इसको समीकरण 3 कह देते हैं। हम जानते हैं, हम यहाँ से कह भी सकते हैं कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनमें चूंकि काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनका हम निकाल सकते हैं, चूंकि उनकी वेलोसिटी होगी इसलिए हम उनकी काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा या आपका E के गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ m और b मैक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम जो ले रहे हैं हाफ एम बी स्क्वायर के टर्म में ही लिखा गया, लेकिन ये जो बी मैक्स मैं कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो अब यहाँ से इन 3 और 4 को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। चूंकि राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम कह देंगे समीकरण 3 और 4 से हमारे पास एक नया समीकरण प्राप्त हो जाएगा, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर बराबर h टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और यही जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है यही समीकरण हमारा क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है।